Hello, my warriors. I welcome you all to your own YouTube channel, Brahmos Acad, where learning is fun and next best thing is yet to come. So, बच्चे लेके आ चुके हैं हम अपने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के थर्ड पार्ट को, थर्ड वीडियो लेक्चर को। तो आई होप आपने पिछले दो पार्ट को ज़रूर अच्छे से देखा होगा और बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को गैदर किया होगा इन अ वेरी इजी एंड कॉन्सेप्चुअल वे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वही पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ के प्रॉपर्टी नंबर 3 को। अगर आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने टॉपिक पे। सो यस बच्चे, आ गए हैं हम अपने थर्ड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे। वो क्या है? वो है आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल के बारे में। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल के 2-3 और नाम है, तो उनको ध्यान दे देते हैं। आयनाइजेशन पोटेंशियल कहो या फिर उन्हें कहो आयनाइजेशन एनर्जी या फिर कहो उसे आयनाइजेशन एंथैल्पी, सब एक हैं, सब सेम है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म हम क्या लिख सकते हैं? आईपी या फिर क्या लिखेंगे? आईई। तो ये होता क्या है? तो ये होता बस बहुत सिंपल है। देखो क्या होता है कि अगर आप किसी को कुछ दे रहे हो, ठीक है, आपको अपना काम निकलवाना है, तो आप किसी को कुछ दे रहे हो, तब वो आपका काम क्या करेगा? कर देगा जल्दी से। वैसे यहाँ पे आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी या वो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर करेगा, जो हमें देना पड़ता है पर्टिकुलर एटम को इन इट्स न्यूट्रल गैसियस स्टेट, उसमें जब हम देंगे एनर्जी तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। उसी एनर्जी को हम आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो आई होप ये तो आपको समझ में आ गया। तो चलिए इसको एक क्वेश्चन से देखते हैं। तो यहाँ पे मेटल है, वो किस स्टेट में? अपने गैसियस न्यूट्रल स्टेट में, ठीक है, न्यूट्रल एटम है वो। अब उसको अगर हमने एनर्जी दिया, अगर हम उससे कुछ ले रहे हैं तो हमें तो कुछ देना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं और जैसे एनर्जी देंगे तो वो क्या होगा? उसके इलेक्ट्रॉन को हम निकाल लेंगे। अब बताओ, अगर कोई न्यूट्रल मेटल है उसमें से हम इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है? तो वो आपका बन जाता है कैटायन, यानी पॉजिटिवली चार्ज एटम। तो इसीलिए इस पर चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसका यूनिट जो है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ठीक है, ये इसकी यूनिट हो गई। दूसरी जो एसआई यूनिट यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है और याद रखना है वो है किलो जूल पर मोल। क्या हो जाएगा बच्चों? किलो जूल्स पर मोल। m के ऊपर -1 का मतलब क्या होगा? पर मोल हो गया, ठीक है। तो आई होप अब तक तो आपने आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है उसको बहुत ही अच्छे से समझ लिया है, ठीक है। अब देखते हैं वो फैक्टर। अब ये फैक्टर तो आपके पुराने फैक्टर हो गए, ये तो हमने पहले भी डिस्कस किया है। अब देखते हैं वो कैसे वेरिएशन देता है। तो अगर एटॉमिक साइज की बात करें तो देखो बच्चों, आयनाइजेशन एनर्जी यानी कि वही कॉन्सेप्ट याद है ना, शेल है आपका, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है, ये इसके शेल्स हैं। जितने ज़्यादा शेल, जितने दूर जाएगा शेल, उतना ही इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियस से जितना दूर रहेगा उसको निकालना उतना ही आसान रहेगा। वो क्लास और बेंच वाला कहानी याद है ना, वही यहाँ पे अप्लाई करना है। तो एटॉमिक साइज बढ़ जाएगा, तो अगर एक बड़ा एटम है और उसका एटॉमिक साइज बड़ा है तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना, उसमें आपको कम एनर्जी देनी होगी। तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि एटॉमिक साइज का जो रिलेशन है वो क्या होगा? एंटी होगा, इन्वर्स होगा। यानी एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी यानी एनर्जी जो आपको देनी पड़ेगी वो क्या होगी? कम देनी पड़ेगी और आसानी से उसको क्या कर लोगे? आप निकाल लोगे इलेक्ट्रॉन को। तो समझ में आ गया। और आयनाइजेशन एनर्जी अगर ज़्यादा हुई तो यानी एटॉमिक साइज क्या हो जाएगा? छोटा। ऑब्वियसली एक छोटा सा एटम है, उसने अपने इलेक्ट्रॉन्स को बहुत अच्छे से पकड़ रखा है। मम्मी ने बच्चे को कह दिया कि बाहर नहीं निकलना, कोई बाहर आके या फिर कोई गेस्ट आके क्या उस बच्चे को ले जा सकता है? नहीं। इन द सिमिलर वे वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा बटरिंग करना पड़ेगा। तो इसी तरह आपका अगर न्यूक्लियस या फिर कह सकते हो कि जो एटम है वो छोटा हो जाएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आपको ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फैक्टर क्लियर हो गया ना। मूव करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की तरफ, जो है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो न्यूक्लियर चार्ज होता क्या है? तो बता रखा है आपको। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे आपका आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ेगा। यानी कि न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आपके आयनाइजेशन एनर्जी की। तो यहाँ पे तो बात हो गई हैप्पी हैप्पी और यहाँ पे थोड़ा सी बात हो गई सैड वाली, ठीक है।
ठीक है। तो आई होप ये 2 फैक्टर आपको ध्यान में होंगे। सो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि फैक्टर्स कैसे वेरिएशन देते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि ग्रुप में इनका इफेक्ट कैसा होता है, यानी कि आपका आईपी कैसे वेरिएट करता है या क्या ट्रेंड है। तो पहले मूव करते हैं अलोंग द ग्रुप। तो अलोंग द ग्रुप जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो याद करो बच्चों, मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपको एटॉमिक साइज है वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब देखो एटॉमिक साइज इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे देखो फैक्टर क्या बता रहा है कि एटॉमिक साइज अगर बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो वही तो हुआ कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, अगर टॉप से बॉटम ग्रुप में जाओगे तो डिक्रीज करेगा। क्यों डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे एटॉमिक साइज क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और यहाँ पे बूस्टर और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि जो आयनाइजेशन एनर्जी मेटल की होती है वो बहुत लो होती है एज कंपेयर टू दी नॉन मेटल, यानी नॉन मेटल का जो आयनाइजेशन एनर्जी होगा वो हाई होगा एज कंपेयर टू योर मेटल। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में अगर मैं आपसे बात करूँ तो सबसे कम आयनाइजेशन एनर्जी या आयनाइजेशन पोटेंशियल किसका होगा, तो सबसे कम होगा आपका सीजियम का। सीजियम हैज़ लो आयनाइजेशन एनर्जी, वाइल किसका सबसे ज़्यादा होगा, तो याद रखना बच्चों कि जो आपके इनर्ट गैसेस होते हैं वो बहुत ही रेजिस्टेंट होते हैं, उनके ऑर्बिट एकदम कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, वो बहुत ही स्टेबल होते हैं, तो वो किसी तरह के इलेक्ट्रॉन के विड्रॉवल को फेवर नहीं करेंगे, वो खुश है अपने आप में, तो उनके इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा हाई आयनाइजेशन एनर्जी किसकी होगी, तो वो आपको याद रखना है हीलियम। हीलियम जो गैस है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, सबसे हाई होगी, हैज़ हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है क्या कि सीजियम की सबसे कम होगी और हीलियम की सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी होगी। अब मूव करते हैं नेक्स्ट। सो बच्चों अभी तो हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे अलोंग द ग्रुप क्या ट्रेंड रहता है। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि अलोंग द पीरियड क्या होता है। तो अलोंग द पीरियड जो फैक्टर डोमिनेंट होता है एटॉमिक साइज और न्यूक्लियर चार्ज में वो होता है आपका न्यूक्लियर चार्ज। तो जब आप लेफ्ट से राइट मूव करते हो तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। तो यहाँ पर रिलेशन देखो क्या होता है कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। इन द सिमिलर वे तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाओगे। तो अगर हम पीरियड 2 के एलिमेंट्स की बात करें तो क्या ट्रेंड होना चाहिए, तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, लिथियम होना चाहिए, फिर बेरिलियम, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन। ठीक है, तो इस तरह से होना चाहिए, यानी नियॉन का सबसे ज़्यादा, लिथियम का कम, ये ट्रेंड होना चाहिए। ये तो आपने एक्सपेक्ट किया, पर मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि केमिस्ट्री बिना एक्सेप्शन की हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पे बच्चों वो एक्सेप्शन है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि यहाँ पे छोटा सा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, आपको यहाँ के एक्सेप्शन को याद रखना है। तो जो ट्रेंड आपको लग रहा है कि ये ऐसा होगा तो यहाँ पे थोड़ी सी क्या है, एक्सेप्शन है। वो एक्सेप्शन क्या है, तो यहाँ पे याद रखना ये बेरिलियम हो गया और ये नाइट्रोजन हो गया। ये क्या करता है, इसका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो अपने नेक्स्ट कमिंग जो भी इनका एटम है उससे ज़्यादा होगा। अब अगर मैंने ऐसा कहा तो अब ट्रेंड क्या होगा, तो अब ट्रेंड होगा पहले आपका आएगा लिथियम, फिर आएगा आपका बोरॉन, फिर बेरिलियम। यहाँ पे ध्यान देना, मैंने बताया ना इन दोनों में एक्सेप्शन है तो ये आगे मूव कर जाता है। फिर आपका जो कार्बन है वो तो है ही वहाँ पे, और नाइट्रोजन ना आके यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन, फिर फ्लोरीन एंड देन नियॉन। तो आपने क्या देखा, इन दोनों ने सिंपल फंडा क्या है कि इन दोनों ने अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर लिया, किसने, बेरिलियम और बोरॉन ने, और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन ने। तो ये एक्सेप्शन है। तो ये आपको ट्रेंड जो याद रखना है वो ये वाला ट्रेंड याद रखना है। ठीक है, ये तो पीरियड 2 में एक्सेप्शन हो गया। अब क्या पीरियड 3 में भी यही एक्सेप्शन है, तो यस वहाँ पे भी सेम एक्सेप्शन है। आपको लगा कि ये ट्रेंड तो ऐसा होना चाहिए, पर यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, तो वो है आपका मैग्नीशियम के लिए और यहाँ पे फॉस्फोरस के लिए। ये क्या है, अपने आगे वाले यानी 1 स्टेप आगे चल जाएंगे। तो नॉर्मल ट्रेंड जो होगा वो क्या हो जाएगा, तो वो पहले क्या हो जाएगा, सोडियम आएगा, फिर आपका एल्यूमिनियम आएगा एंड देन फिर मैग्नीशियम आएगा, फिर सिलिकॉन आएगा एंड देन सल्फर आएगा, एक स्टेप आगे फॉस्फोरस ने अपना प्लेस चेंज कर लिया, फिर क्लोरीन एंड देन आपका क्या आएगा, आर्गन। तो ये दोनों एक्सेप्शन आपको इम्पॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है। रीज़न क्या होता है ये आप हायर क्लास में पढ़ोगे, पर अभी के लिए आपको क्या याद रखना है कि मैग्नीशियम और एल्युमिनियम अपने
पोजीशन को क्या करते हैं, चेंज करते हैं, किसमें, आयनाइजेशन पोटेंशियल से। तो इसी के साथ आपका ये टॉपिक क्या हो जाता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। जितने भी की पॉइंट्स है मैंने यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। आपको क्या करना है, अपने कॉपी पेन लेके इसको नोट डाउन कर लेना। बस देख लेने से वीडियो काफ़ी नहीं होगा, आपने इसको नोट कर लिया और एक बार बस रिवाइज कर लिया डे बाय डे, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ें रिटेन हो जाएंगे, ठीक है। So do like our channel, share it